ये रास्ता है मालचा महल जाने के लिए। और यहाँ से आते ही हमें मिलता है ये बोर्ड, जो हमें बताता है कि ये जो महल है, मालचा महल है, ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इस तरह के आप एलोवेरा के पेड़ देख सकते हैं, जो कि कटीले हैं और झाड़ीदार है, और चारों तरफ यहाँ से कई कई किलोमीटर सिर्फ जंगलात ही जंगलात है। चलिए दोस्तों, इसका इतिहास मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ और साथ में दिखाने वाला हूँ इस महल के बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके इतिहास के बारे में जानना। दिल्ली के रायसीना हिल्स के पास चाणक्यपुरी एरिया में मालचा महल पड़ता है। 1985 में भारत सरकार ने बेगम विलायत महल को इसका मालिकाना हक दे दिया था। इस महल की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हालत उस वक्त थी। खंडर में ये बदल रहा था, चमगादड़ छिपकलियों से भरा हुआ था। बेगम विलायत महल ने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर धरना देने के बहाने वहां पर अपना पूरा घर बसा लिया था। पूरे परिवार के साथ वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 9 साल तक धरना दिया था। वो वहीं पर रहती थी, और जब रेलवे के अफसर उनको हटाने जाते थे तो उनके 11 डोबरमैन कुत्ते उन पर झपट पड़ते और पीछे से वो धमकी देती थी, अगर कोई भी आगे आया तो मैं सांप का जहर पीकर अपनी जान दे दूंगी। उनका कहना था कि वह अवध के नवाब वाजिद अली शाह के खानदान की राजकुमारी है, और उसे इस नाते से वाजिद अली शाह का यह महल उनका ही हुआ। उस महल में छिपकलियां घूमती रहती थी, कमर तक घास उगी थी, दरवाजे नहीं थे, पूरी तरह से बर्बाद वो महल हो चुका था। 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत महल ने 62 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी इस महल के अंदर। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। उनको कलकत्ता जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन की आखिरी 26 साल गुजारे। जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, तब तक वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था, पर कई लोग क्लेम करते थे कि वे नवाब के खानदान के हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने नवाब के खानदान को कश्मीर में एक घर दे दिया, लेकिन दोस्तों 1971 में वो घर जल गया था। तो राजकुमारी अपने बेटी और बेटों को साथ लखनऊ लेकर आ गई। उस वक्त इंदिरा गांधी देश की सरकार चला रही थी। उस सरकार ने तो राजाओं के भत्ते भी खत्म कर दिए थे, तो उनके पुराने महलों को कैसे दे दिया जाता। इसी वजह से बेगम ने नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अपना राज्य बना लिया था। बेगम के बेटे रियाज ने कहा था कि हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, मांग करते हैं। तो इंदिरा गांधी के प्रॉमिस के बाद मालचा महल उनको दे दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने इस महल को 13वीं शताब्दी में बनवाया था। जब नवाब शिकार करने आते थे तो इसी महल में रुकते थे। दोस्तों उस वक्त छोड़ो, आज भी इस घर में ना तो बिजली है और ना ही उस वक्त थी, ना पानी की सप्लाई, यहाँ तक कि कुछ भी ऐसा इस घर में नहीं था जो कि एक जीवन जीने में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ें होती है। यहाँ तक कि यहाँ से मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा दूर हुआ करती थी। बताया जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अफसर, जिसका नाम धर्मवीर शर्मा था, इस महल का निरीक्षण करने गए थे। एक सांप उनके ऊपर गिर गया था, जो छत पर कहीं लटका हुआ था। धर्मवीर ने उस वक्त कहा था कि अब मैं उस महल में कभी भी नहीं जा सकता, पता नहीं बेगम कैसे रहती है वहां पर। तभी से ये महल भूतिया महल कहलाया जाने लगा। वहां से ही तरह तरह की कहानी बनने लगी, जिसके कारण इस महल को एक भूतिया महल का भी नाम दे दिया गया, और आज तक भी इसे वहां पर भूत का महल कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैंने भूतिया महल क्यों कहते हैं इसकी वीडियो बना रखी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। कुछ लोगों को लगता था कि इसमें खजाना छुपा हुआ है, जैसा कि हिंदुस्तान में हर महल को ऐसा ही लगता है कि उस महल में खजाना दबा हुआ है। 24 जून 1994 को कुछ उत्साही लोग इस घर में उसी खजाने की तलाश में घुस गए। दोनों भाई बहन डर गए। उन्हें डर हो गया कि कहीं ये लोग उनकी माँ की कब्र ना खोद दे खजाने के चक्कर में। मैं बता दूं कि 2 भाई बहन जो थे वो बेगम विलायत महल के बेटे और बेटी थे। बेगम विलायत महल ने तो खुद को सूली पर लटका लिया था, आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसके बेटा और बेटी अभी भी इस महल में रहते थे। बेगम विलायत महल के बेटी और बेटों को इतना डर लगने लगा कि कहीं लोग उनकी माँ की कब्र को फाड़कर उनको ना ले जाए, तो भाई बहनों ने खुद ही कब्र को खोद दी और अपनी माँ की बॉडी को निकालकर उसको जला दिया।
ताकि मां की बॉडी कब्र को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, और उसकी राख को एक बर्तन में रख दिया। इस घटना के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको रिवॉल्वर मुहैया करवाई। एक लाइसेंस रिवॉल्वर उनको दी गई। एक वक्त था कि उन लोगों के पास 28 कुत्ते होते थे जो बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे, लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं उनसे क्या जलन थी, उन कुत्तों को एक एक करके जहर देकर मार दिया गया। उनका मानना था कि ये कुत्ते उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आसपास के लोगों ने उन कुत्तों को धीरे धीरे खाने में जहर देना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनके पास कुछ ही कुत्ते बचे थे। दोस्तों, दिखने में बेशक ये महल वाकई में खंडर लगता हो, लेकिन उस वक्त बेगम विलायत महल अपने साथ बहुत सारे सोने के कंगन, जेवरात और यहाँ तक कि सोने चांदी के बर्तन भी साथ में लेकर आई थी, और इसी मालचा महल में रहा करते थे। लोगों ने उनके घरों में घुस घुस कर उनके सामान और बर्तन भी चुरा लिए थे। और इतना काम दिल्ली के लोगों ने तब किया जबकि इस महल के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि अगर कोई महल के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। फिर भी लोगों ने उस बोर्ड को इग्नोर किया और इनके महल में घुसे और इनके बर्तन चुराए। ये बहुत ही ज़्यादा घिनौनी बात कहिए या फिर हिम्मत की बात कहिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि लोगों ने वो बर्तन चुराकर सही किया या गलत। और फिर इस महल के बारे में जो अफवाह फैलने लगी कि यह एक भूतिया महल है, और इसी के चलते 2 पत्रकार इस महल के अंदर गए और फिर कभी वापस नहीं लौट पाए। ऐसी भी यहाँ पर घटनाएं और कहानी चलने लगी। जबकि सच तो यह है कि जो भाई बहन बचे हुए थे, बेगम विलायत महल के बेटे और बेटी बचे हुए थे, वे दोनों ही बाहर की दुनिया से कोई वास्ता मतलब नहीं रखते थे। बस खाने पीने का सामान लेकर बाहर से आते थे और फिर यहीं पर रहा करते थे। दोस्तों, वो कोई काम धंधा नहीं करते थे, ना ही वो कोई किसी तरह की मजदूरी करते थे। बस जो महल के अंदर सोने चांदी के बर्तन थे उन्हें बेचकर वो अपना गुजारा करते थे। भाई अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर जाता और अपने सामानों में से कुछ सामान बेचता, और उनके बेचने के बाद जो पैसे मिलते थे उनसे वो अपना घर चलाते थे। कई लोगों ने उनके झूठे बयान पेश किए थे, उन लोगों की छवि खराब करने की कोशिश की थी। बताया जाता है कि दिल्ली में नेता लोग उनके घर जाते थे, उन्हें झूठी तसल्ली और दिलासा दिया करते थे, उनसे तरह तरह के वादे किया करते थे, लेकिन सब बाद में बदल जाते थे। दोनों भाई बहन बहुत अच्छे पढ़े लिखे हुए थे। सकीना ने तो जो उसकी माँ बेगम विलायत महल थी उसके ऊपर किताब भी लिखी है। किताब का नाम है प्रिंसेस विलायत महल, अनसीन प्रिंसेस। पर यह किताब नीदरलैंड के, फ्रांस और ब्रिटेन की लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है, इंडिया में नहीं है। ये एक बहुत दुख की बात है। इन लोगों के पास एक पुरानी तोप भी है। कई लोग इसे खरीदना भी चाहते थे, पर इन लोगों ने उसे बेचने से इनकार कर दिया था। साल 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए सकीना ने कहा था कि मुझे समझ आ गया है कि ये दुनिया कुछ नहीं है, ये क्रूर प्रकृति की है, हमारी बर्बादी में खुश होती है, इसलिए मुझे किसी चीज़ से कोई इच्छा नहीं होती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम जिंदा लाशों के खानदान बन गए हैं। भाई बहन अपनी माँ को कभी माँ नहीं कहते थे, हर हाइनेस कहकर बुलाते थे। अपनी माँ से इस कदर जुड़े थे कि जिस रिपोर्टरों को वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे उनके सामने सिर्फ वो अपनी माँ की बात करते थे। वो उनसे बोलते थे कि माँ इस थाली में खाती थी, इस थाली में वो खाना खाती थी, इस गिलास में पानी पीती थी, हर वक्त सिर्फ माँ की ही बात करते थे। USA के टुडे को दिए हुए इंटरव्यू में सकीना ने कहा था कि हम अंधेरे में छोड़ दिए गए हैं, नक्षत्रों में हमको घेर लिया गया है। पर अखबार की नज़र में सकीना तब भी राजकुमारी जैसे ही सोच रखती थी। गरीबी का उनकी सोच पर असर नहीं था। सकीना ने कहा था कि बर्बाद तो हो गए हैं पर गर्व हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा। रियाज ने कहा है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता उस घर का जिस घर में हमने जन्म लिया। हालांकि बर्बादी आपके सामने है। सकीना ने यह भी कहा कि साधारण लोग साधारण चीज़ों के लिए तैयार होते हैं, साधारण होना अपराध नहीं है, गुनाह है। अखबार ने लिखा है कि इसी खंडर में भाई बहन का राज है, दोनों संघर्ष कर रहे हैं पर काम करने के बारे में सोचती भी नहीं। रियाज ने तो कहा है कि हम आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। सकीना ने रिपोर्टरों को वो जूते दिखाए जो उसकी माँ के थे और बताती थी कि उन्हें पहनकर वो
डांस करती थी। ऊपर दीवार पर उनकी तस्वीर लगी हुई है। सकीना ने कहा, हम लोग किसी से कुछ कहने के नहीं जाएंगे, लोगों को पता है कि हम किस हाल में हैं। बीबीसी के रिपोर्टर एलेक्स नियन ने राजकुमार ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें कहा था कि उनको विश्वास है कि वो अपनी बहन से पहले मरेंगे और राजकुमारी परंपरा का पालन करते हुए आत्महत्या करेगी। रिपोर्टर ने पूछा कि अगर राजकुमारी पहले मर गई तो वो क्या करेंगे। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। एलेक्स ने सकीना से कहा था कि मुझे एक लोडेड रिवॉल्वर दे दो, तब इंटरव्यू दूंगी। सकीना ने एलेक्स से कहा था कि हम जिंदा लाशों का खानदान बन गए हैं, मेरी तो इच्छा है कि मुझे हर हाइनेस के पैरों के नीचे दफना दिया जाए। हमारे लिए सब कुछ धुंधला है, हमारे कुत्ते भी अब मर चुके हैं, इंसान को सिर्फ धोखा देना आता है। सकीना ने एलेक्स को बताते हुए कहा, उन्होंने कहा था कि वह पर्शिया के राजा, मैसेडोनिया और मिस्र के फराओं के वंशज है। मुगल काल में उनके पूर्वज इंडिया आए और अवध में अपना राज बसाया। जब अंग्रेजों ने राज ले लिया तो ये लोग उसी सिस्टम में रहने लगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में जो सबसे बड़ी स्पीच बर्क ऑफ शोरडीन ने दी थी, वो अवध की बेगम के अधिकारों को लेकर ही दी थी, पर राज चला ही गया। अंग्रेजों ने सांप की तरह हिंदुस्तान के राजकुमारों का खून चूस लिया। उन्होंने राज ले लिया और सारे वादे तोड़ दिए। वाजिद अली शाह पर अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए वो बहुत ही बेहद चिंताजनक और भयावह और बहुत ही घिनौने किए। वाजिद अली शाह वो शासक था जिसने अवध को बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बनाया था। बताया जाता है कि जिस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह की मौत की खबर आई तो वहाँ की जनता इस कदर रोई कि मानो उनकी औलाद उनकी बाहों में दम तोड़ रही हो। उन्हें कई दिन तक इस बात का सदमा रहा कि अब उनका चाहने वाला, उनका रखवाला, उनकी हर मुसीबत में साथ देने वाला अब चला गया। अब उन्हें कौन इस तरह से चाहेगा, कौन उन्हें इस तरह से पालेगा जैसे एक राजा अपनी प्रजा को पाल रहा था। वो ठीक वैसा ही था कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है। एक बाप अपने बच्चे का हर ज़रूरत का सामान पहले से ही मुहैया रखता है, ठीक उसी तरह अवध के नवाब वाजिद अली शाह भी अपने प्रजा के लिए हर सामानों का पहले से ही इंतज़ाम करके रखता था। उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता था और किसी तरह का किसी युद्ध में उनके जो जनता थी उनका नुकसान नहीं होने देता था। वाजिद अली शाह अपनी जनता से इतना प्रेम करता था कि उनके लिए ही उसने अपनी जान अंग्रेज़ों के हवाले कर दी थी। और यही वक्त था कि दोस्तों, जिस वक्त हिंदुस्तान में वो दौर चल रहा था कि राजे और रजवाड़े को ख़त्म किया जा रहा था। दोस्तों, बेगम विलायत महल और वाजिद अली शाह के परिवार के साथ न केवल अंग्रेज़ों ने बुरा किया है बल्कि आने वाली हमारी उस सरकार ने भी बहुत बुरा व्यवहार किया जिनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हालांकि उनको बाहर का ही समझा गया और यही वजह है कि आज तक मुसलमानों को बाहर का ही समझा जाता है। उन्होंने इस देश के लिए चाहे कुछ भी किया हो, इस देश को सोने की चिड़िया ही क्यों ना बना दिया गया हो, फिर भी न जाने क्यों हम लोगों को इस देश का निवासी नहीं समझा जाता। दोस्तों, इस महल की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं और साथ में हमें सलाह भी दे सकते हैं कि आगे हम किस तरह की वीडियो आपके लिए बनाएं, क्योंकि ऐतिहासिक वीडियो तो मैं आपके लिए बनाता हूं और मैंने एक लाइव भी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं चाहता हूं कि हिस्टोरिकल के साथ साथ मैं हॉरर भी बनाऊं और कुछ ऐसे वीडियो जो लोग जनता की राय जानना